मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, क्योंकि रेट कांस्टेंट का ही दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। हमने कोई रिएक्शन लिखी है, उसके हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, सब कैलकुलेट कर लिया है। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एन ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन ऑर्डर मतलब क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन। जब हम रेट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो भी रिएक्टेंट्स होती है उनकी कंसंट्रेशन की पावर चली जाती है वो चीज़। और जो ये चीज़ होती है ये क्या होती है, अगर दो तीन रिएक्टेंट होते हैं उनका सम होता है ये। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन की पावर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो के है ही नहीं, इसको ओपन अप करके हम लिख देंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और कंसंट्रेशन की पावर क्या हो गई, एन। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रेट को भी ओपन अप करके लिख लें। रेट एक्चुअली क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। रेट को हमने ये लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह पे के। अगर हमें यूनिट किसकी चाहिए, हम तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फॉर कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो तो जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो अब ये जाएगा बटे में यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा तो जो कंसंट्रेशन है, ये पावर थी क्या, 1, ये बटे में जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन। ये बात समझ में आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। ये बटे में जाएगा और एन जो है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कंसंट्रेशन की पावर क्या आ गई, 1 माइनस एन, और टाइम क्या क्या आ गया, -1। ठीक है। इसका मतलब हमारे कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी यूनिट। ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हमसे कोई पूछता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप के की वैल्यू निकालिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू क्या आएगी, देखो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस जीरो है, जीरो की कोई मतलब नहीं, इसका मतलब कंसंट्रेशन की पावर 1 रखनी है, और टाइम इनवर्स आ गया। तो कंसंट्रेशन ज्यादातर हमें किस में प्रोवाइड होती है, मोल पर लीटर में। ठीक है। और टाइम की ज्यादातर अगर हम एसआई यूनिट लेंगे तो सेकंड में आएगी, नहीं तो अगर कोई मिनट में देता है तो आप मिनट इनवर्स भी कर सकते हो। मतलब टाइम मोस्टली मैं सेकंड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मोस्टली सेकंड ही दिया होगा। तो ये क्या हो गई, ये हो गई बेटा आपकी रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए यूनिट जो होगी ये होगी। पेपर में न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा, मान लो आपको न्यूमेरिकल दिया है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूमेरिकल हम बाद में कर लेंगे और यूनिट सबके लिख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल बताएंगे आपको कैसे आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब लिखो, तो एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गई, 1। अब के का फॉर्मूला क्या था, याद करके लिखो, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस, अब एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, 1। तो 1 माइनस 1 0, ये चीज तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। सिर्फ बचेगा क्या, टाइम इनवर्स। इसका मतलब अगर कोई आपको दे देगा क्वेश्चन मिनट इनवर्स में सिर्फ उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, या सेकंड इनवर्स या आवर इनवर्स है, तो इसका मतलब वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सिर्फ आप यूनिट देख के बता सकते हो कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो मोस्टली इसकी यूनिट आपको क्या मिलेगी, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो आ जाएगी सेकंड इनवर्स, नहीं तो कई जगह पर मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, वो जिस हिसाब से है। हम सिर्फ एसआई की बात कर रहे हैं। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2। तो के क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। ठीक है। तो ये कितना आ गया, कंसंट्रेशन की -1। जो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी हम उसको रिवर्स कर देंगे, टाइम इनवर्स है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर। अब उसका क्या करना है हमने, इनवर्स। तो इसका मतलब ये इनवर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लीटर आगे चला जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, लीटर पर मोल पर सेकंड। समझ में आ गया, ये इसकी यूनिट हो गई। अब आते हैं हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या है बेटा, 3। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो गई, जो हमारा कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन की पावर थी 1 माइनस एन, एन की जगह पे 3 आ गया, टाइम इनवर्स। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, वैसे तो मोल पर लीटर होती है, तो यहाँ पर -2 आया है, तो ध्यान रखना है आपको, मोल पर लीटर का -2 करना है, टाइम इनवर्स। तो हमारे पास यूनिट बनी क्या, के की क्या यूनिट बनी,
कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, उसका उल्टा लिखना है हमने स्क्वायर करके, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये हमारी यूनिट हो गई है। ठीक है, अब करते हैं हम न्यूमेरिकल। उससे पहले एक टैबलेट फॉर्म में लिख लेती हूँ मैं सारी को, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो याद रखने में। तो हमने एक जगह हम टेबलेट फॉर्म में कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू 0 था तो कितना आया था हमारा, इसकी यूनिट क्या आई थी बेटा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। देखो सेकेंड इनवर्स तो सबके साथ है क्योंकि टाइम इनवर्स सबके साथ है, बस ये आगे वाला टर्म है ना, ये चेंज हुआ है। तो आगे वाली टर्म चेंज हुई है सिर्फ, इसके अंदर जो आगे वाली टर्म है 1 - 1 0 हो जाता है, तो इसका क्या आएगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। n इज इक्वल टू 2, इसके लिए आएगा लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स, और इसके अगले वाले के लिए आएगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, तो हमारी सारी ये यूनिट्स हो चुकी हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो एक क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें इसी से। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब रेट कांस्टेंट से आपने ये बताना है कि उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है। तो देखो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये वाली चीज से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या देखना है, लीटर पर मोल पर सेकंड, मतलब क्या यूनिट दे रखी है। तो लीटर पर मोल पर सेकंड किसकी होती है बेटा, देखो कंसंट्रेशन का आप इतना ध्यान रख लो, कंसंट्रेशन सीधा था जब 0 था, कोई कंसंट्रेशन नहीं था तब 1 था, मतलब 1 जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था तो कोई चीज़ ही नहीं आई। उसके बाद अगर वो इनवर्स हो जाता है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई इनवर्स, तब वो 2 के लिए था, और इनवर्स का स्क्वायर हो जाता है तो वो क्या था, थर्ड के लिए। या आप वो 1 - n करके भी निकाल सकते हैं कि क्या इसकी यूनिट आएंगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे लीटर पर मोल पर सेकंड के लिए। तो ये हमारी कौन सी थी, जब n इज इक्वल टू 2 आया था। आप अपनी टेबल देख सकते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी। मिनट इनवर्स, देखो मिनट इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स होता है, इसका मतलब ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं, तो 1 - 1 0 हुआ था इसमें, तो ये n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ देखो मोल पर लीटर पर सेकंड है, पूरा सब कुछ दिया हुआ है सेम टू सेम। तो कंसंट्रेशन की एक पावर जब थी, जब n की वैल्यू क्या थी 0, इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, और ये वाली क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी सबसे लास्ट वाली जो कि n इज इक्वल टू 3 है। तो आपने आंसर कैसे लिख के आओगे, आप आंसर लिख के आओगे इस रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू 2 है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपने पूरा लिखना है कि ये यूनिट होती है तो n इज इक्वल टू 2 होगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। लिखना है, मेरी तरह से लाइन मत खींच देना, ठीक है ना, कॉपी में बिल्कुल सेम टू सेम लिख देते हो आप। अगर मैंने ऊपर एरो किया तो ऊपर ही एरो लगा के आओगे। इनको लिखना है आपने कि दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मोलिकुलैरिटी क्या होती है, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन है क्या। सबसे पहले तो आप ये समझो, जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, कोई भी रिएक्शन होती है, तो देखो सबसे पहले तो एटम जो होता है या मोलिक्यूल्स होता है या जो भी होता है, वो एक दूसरे के साथ ना टकराते हैं और फिर वो क्या होते हैं, रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं। तो मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन आपको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या कि रिएक्शन दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो होती हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो उससे पहले हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन की टाइप। ठीक है, एक होती है बेटा एलिमेंटरी रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन कौन सी होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन होती है। इसका मतलब जो ये रिएक्शन होती है ये किस स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं, जिनके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पढ़े होंगे, ये पहला स्टेप है, इसमें ये ब्रेकेज हुआ, फिर दूसरा स्टेप है, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया, फिर तीसरा है वो पार्ट निकल गया। ऐसा पढ़ा होगा ना, आपने मैकेनिज्म पढ़े होंगे 11वीं में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन है, जिसमें क्या है, जिसमें मोर देन सिंगल स्टेप है, मोर देन सिंगल स्टेप।
इसका मतलब एक स्टेप से ज़्यादा अगर किसी के अंदर स्टेप्स होते हैं तो वो क्या होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। जो एक ही स्टेप में हो जाए वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं। इतनी बात पता चल गई। अब ये क्या होता है, ये सब हम, अब मैंने अभी क्यों बताया आपको मोलिकुलैरिटी के लिए कि एलिमेंट्री क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होती है, ये इसलिए क्योंकि मोलिकुलैरिटी में इन दोनों में अलग अलग होता है थोड़ा सा समझने के लिए। तो पहले तो आप ये समझो एलिमेंट्री में क्या फ़र्क है। एलिमेंट्री में तो एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन ले ली, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन मान लो हमने ले ली, ये लिख रही हूँ मैं यहीं पर ही कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी मैंने, O2F2 गिव राइज टू O2 प्लस F2, ये एक रिएक्शन लिखी। ये सिंगल स्टेप में होती है, ये एक मॉलिक्यूल है, टूट के दो मॉलिक्यूल देता है, एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल होता है फ्लोरीन का, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो जब पता लगाया तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो रिएक्शन जो हुई तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, यूनिमोलिकुलर। क्योंकि एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है और सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, यही अपने आप टूट के बना रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन होने के लिए, ये प्रोडक्ट्स बनने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ी, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की। वो एक मॉलिक्यूल टूटता है और फिर ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड किया ये रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए, तो इसका मतलब इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या हुई, एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, मोलिकुलैरिटी की डेफिनेशन अगर बोलूँ तो क्या, मैंने अभी क्या बोला कि कितने नंबर रिक्वायर्ड हैं, किसके, एटम हो चाहे आयन हो चाहे मोलिक्यूल हो, ठीक है, क्या करने के लिए, ताकि वो कोलाइड करके एक प्रोडक्ट में बना दें या कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। इसका मतलब कोई जो मोलिकुलैरिटी है वो क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया है डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि the number of atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously मतलब एक साथ, ठीक है ना, so as to result into a chemical reaction। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिएक्शन लिखी थी वो एलिमेंटरी रिएक्शन थी, एक ही स्टेप में हो रही थी, और उसके अंदर मान लो ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल किसी से टकरा नहीं रहा था, ये अपने आप टूट रहा था, ये पोर्शन अलग गया O2, ये पोर्शन अलग गया F2। इसका मतलब इसको किसी से टकराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही हो गया, तो ये तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन टाइप था। अब मान लो हम दूसरी रिएक्शन लिखते हैं कोई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी लिखा हमने 2HI विल गिव राइज टू H2 प्लस में I2, ठीक है। ये भी एलिमेंटरी रिएक्शन है, कैसी है, एलिमेंटरी, एलिमेंटरी है, इसका मतलब क्या हो गई, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कौन सी टाइप के, इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2HI, ठीक है। तो इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी, दो की। तो मोलिकुलैरिटी रिएक्शन की क्या हो गई यहाँ पर, 2। तो इसका मतलब ये कैसी टाइप की रिएक्शन हो गई, बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन। ये इसका एग्जाम, पहली वाली कौन सी थी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो अब जो ये रिएक्शन लिखी मैंने 2NO प्लस O2 गिव राइज टू 2NO2, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर देखो कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं, दो तो NO के मॉलिक्यूल लगे हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लगा, तो 2 + 1 कितने हो गए, 3। तो मोलिकुलैरिटी रिएक्शन की कितनी आई, मोलिकुलैरिटी आई 3। तो कौन सी टाइप की हो गई, टर मोलिकुलर रिएक्शन। 3 के लिए बेटा लगा देते हैं टर, ठीक है, टर मोलिकुलर रिएक्शन। अब आपको ये लग रहा होगा मैडम ने एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों बताई थी, क्या फ़र्क पड़ता है, रिएक्शन से मैडम लिख रही है और सेम टू सेम लिख रही है जो जितने मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये तब पॉसिबल है जब सिर्फ मैं किसकी बात कर रही हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन की। ये रिएक्शन भी कौन सी लिखी है बेटा, एलिमेंट्री, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होगा ये चीज़। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी जो समझने वाली बात है तुम्हारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं नोट डाल रही हूँ यहाँ पर, कि फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
जो होता है, जितना आता है, वही मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन भी होता है। अभी जितनी रिएक्शन मैंने लिखी हैं वो सारी की सारी, इसका मतलब क्या था कि उनकी जितनी वैल्यू आई थी, जैसे मान लो मैं ऊपर वाली रिएक्शन की बात करूं तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन टाइप है ये। और दूसरा इसका मोलिकुलैरिटी भी क्या है, 3 है। इसका मतलब एलिमेंटरी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई एलिमेंटरी रिएक्शन दे देता है लिख के और आपसे पूछता बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जो आपको उसकी बैलेंस इक्वेशन में दिखाई दे एटम्स, आप उनको लिख दो, मॉलिक्यूल्स को इतने की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसके में दिखाई दे रहा है बैलेंस इक्वेशन है और आपको दिखाई दे रहा है 2 + 1 3 की जरूरत है, तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 ही होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये चीज़ सेम नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है वो समझते हैं हम। तो कितने घंटे में बनेगी, क्या आंसर आया बताओ। जो सबसे लेट काम कर रहा है ना, सबसे लेट कौन काम कर रहा है, सबसे लेट कौन काम कर रहा है, सबसे लेट काम कर रहा है, सबसे कौन लेट काम कर रहा है, सबसे लेट काम कर रहा है ये 10 घंटे वाला, सबसे धीरे काम कर रहा है, सबसे स्लोवेस्ट है। लेकिन गाड़ी बनने की स्पीड इसी की स्पीड पे डिपेंड कर रही है। अगर ये अपना काम 1 घंटा पहले कर ले, 9 घंटे पहले, तो गाड़ी जल्दी बन जाएगी। अगर ये 7 घंटे में कर ले तो गाड़ी जल्दी बन जाएगी। इसका मतलब जो सबसे स्लो काम कर रहा है वो किस हिसाब से काम कर रहा है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मान लो 5 स्टेप हैं, 6 स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं, 2 स्टेप हैं, तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है बेटा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये जो कहानी बताने का पूरा सार क्या मतलब था कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमें क्या पता चला ये कहानी से, हमें ये कहानी से ये बात पता चली कि जो किसी भी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप। इसका मतलब स्लोवेस्ट स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हर एक में नहीं कह रही मैं, सिर्फ किस में कह रही हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, क्योंकि एलिमेंट्री में तो होता ही एक स्टेप है, वही उसका सब कुछ है। लेकिन जब जब ज्यादा स्टेप होते हो किसी में, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो उसका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, हम यहाँ से निकालते हैं फिर उस स्लोवेस्ट स्टेप से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकलेगा और उसी स्लोवेस्ट स्टेप से आपका जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन है वो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम एक एग्जांपल जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को शो करे। जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि कौन सा स्लो है, तो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो हमारी हेडिंग अब हो गई है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है टूटने के बाद ये देता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रही है ये 2 पार्ट्स में होती है, सिंगल स्टेप नहीं है, ये 2 स्टेप्स में हो रही है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है इसका N2O5 जो होता है वो देता है NO2 प्लस में NO3। दूसरा स्टेप जो होता है उसमें N2O5 जो, क्योंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं और यहाँ पर जो NO3 बना है ये कंबाइन करता है और ये बनाता है 3NO2 प्लस में O2। जो ये रिएक्शन है ये होती है स्लो और जो ये रिएक्शन है ये होती है फास्ट। तो अब बताओ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, फर्स्ट वन। पहली बात समझ में आ गई। अब समझो मैंने आपको क्या कहा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो एक तरीके से क्या बन गया, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, उसी से आपने मोलिकुलैरिटी बतानी है और वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिसाइड कर देगा। नहीं तो रिएक्शन के हिसाब से तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के हम कह देते कि मे बी
मैं भी कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर और कई बार नहीं होता है, तो हम 2 अज्यूम कर रहे थे, बट एक्चुअली वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ये 2 एलिमेंट्री स्टेप्स में हो रही है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक ये है और एक ये है, स्लो स्टेप है, तो ये डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन का मोलिकुलैरिटी कितनी है ये बताओ आप। मोलिकुलैरिटी कितनी आई बेटा, 1। और इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या आ गया इसका, 1, दोनों 1 है। मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों क्या आ गए, 1। तो अगर मोलिकुलैरिटी 1 होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये एक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो हम क्या कहेंगे इसको, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन करते हैं। तो जो ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये 2 स्टेप्स में होती है। एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है और वो सिर्फ NO2 पर डिपेंड करता है और एक F2 पे डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से फिर उसकी स्टेप्स को जो क्या किया गया, रिवील किया गया कि क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप जो है स्टेप 1 में क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताया गया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, तो एक ये इसका मतलब ये स्लो स्टेप होगा और इसके अंदर NO2 और F2 होंगे। देखो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें पता हो ना तो हम मोलिकुलैरिटी भी निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की और उसके मैकेनिज्म भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने से क्या पता चला कि वो जो रेट है, जैसे मैं लिख ही देती हूँ कि उसके लिए जो रेट था वो क्या आया था कि वो NO2 पे डिपेंड कर रहा है और F2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, NO2 पे डिपेंड कर रहा है और F2 पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या किया, फिर हमारे स्टेप में एक NO2 ले लिया, एक F2 ले लिया और उसको स्टेप को क्या बना दिया, स्लो बना दिया, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा है। और क्या बना, NO2F प्लस में F। अब स्टेप जो सेकंड है उस स्टेप में क्या हो रहा है, जो एक NO2 यहाँ पे बचा है वो इस वाले F से रिएक्ट करेगा, ये फास्ट है और ये बन जाएगा हमारा NO2F। ठीक है, तो अब हमारा बन गया। तो यहाँ पर जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन है, फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्लो। तो उसमें मोलिकुलैरिटी कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तो एक्सपेरिमेंटली हमने रेट फाइंड आउट कर लिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो तो हमें पहले ही पता चल गया था कितना है, वो 2 है। मोलिकुलैरिटी भी कितनी है वो तो हमें पता ही था, 2 ही होनी है क्योंकि स्लो स्टेप में 2 है उसकी। और उसके बाद हमने उसका क्या फाइंड आउट कर लिया, मैकेनिज्म। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो तो हम उनके मैकेनिज्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा है बेटा कि NO2 प्लस CO गिव राइज टू CO2 प्लस में NO। ये दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटली उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो NO2 का स्क्वायर है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो NO2 का स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है 2। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लो कि 2 है तो इसका मतलब 2 NO2 रिक्वायरमेंट है, पहली बात समझ में आ गई। तो लेकिन यहाँ पे देखो दिखाई नहीं दे रहा, तो सबसे बड़ी बात क्या है, दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है। तो कैसे होगी ये रिएक्शन, हम करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल तो हमने ले नहीं है क्योंकि दिखा रखे हैं। तो NO2 प्लस NO2 विल गिव राइज टू, तो एक तो क्या बनाओ भाई, NO, क्योंकि वो प्रोडक्ट में है, एक NO, हमने एक NO बना दिया तो इसके पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गई, NO3 हो गया। ये NO3 फिर फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO के साथ। तो ये NO3 सेकंड स्टेप में रिएक्ट करेगा किसके साथ, CO के साथ, और बना देगा क्या, CO2 प्लस में NO2। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, अगर हम कहें क्या यही आई है या नहीं आई है, देख लो। देखो एक NO2 से एक NO2 हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, एक NO3 से एक NO3 हो गया कैंसिल आउट। हमारे पास रिएक्शन क्या बची, NO2 प्लस CO, NO2 प्लस CO गिव राइज टू CO2, CO2 प्लस में NO हो गया ना। इसका मतलब हमने सही लिखा है। अब यहाँ पर क्योंकि उसने बोला था NO2 का स्क्वायर है जो हमने लिया, तो ये क्या थी, स्लो रिएक्शन, और ये क्या थी, फास्ट रिएक्शन।
तो आपको मैकेनिज्म पता चल गया कि नहीं, कि फर्स्ट स्टेप में 2 NO2 लगेंगे और सेकंड स्टेप में NO3 जो बना है वो रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने इसका मैकेनिज्म बता दिया। और अगर कोई आपसे मॉलिक्युलैरिटी पूछे तो स्लो स्टेप से ही सब कुछ बता दो आप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वही है और मॉलिक्युलैरिटी भी वही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो तो आपको ये दे ही रखी थी वैल्यू, कितना 2, और मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन ये भी 2, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये 2 छोटे छोटे स्टेप्स में, 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस में हो रही है। उसमें से एक जो स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन है उससे हम पता लगाएंगे कि क्या मॉलिक्युलैरिटी है उसकी। तो यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यही उसकी मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन है। तो आज आपको दो चीज़ें बार बार आ रही हैं, वो है एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आज हम उसके बीच में डिफरेंस करेंगे कि इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो आप इनके बीच में डिफरेंस लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या थी। इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स या कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स थी उनका सम था जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में था। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द सम ऑफ द concentration terms on which rate of reaction actually depends। या आप दूसरा भी लिख सकते हो जो आपको लिखवा रखा है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना, तो मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर आती है रेट लॉ एक्सप्रेशन में उनका सम। ये जो है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन तो अभी लिखवाई थी, नंबर ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स that must collide so as to give result into a chemical reaction। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। दूसरा, जो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा था तो वो जरूरी नहीं था कि वो होल नंबर हो। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या मैं सिंपल लिख देती हूँ, इट कैन बी इन फ्रैक्शनल वैल्यू। पॉइंट्स में हो सकता है, वो आया था ना 1.5 0.5 ऐसे आता है उसका, लेकिन मोलिकुलैरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात आते हैं। दूसरी होती है कि क्या आप बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है कि नहीं। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इट्स वैल्यू कैन बी ज़ीरो। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। लेकिन इसकी वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ज़ीरो वैल्यू? अगर ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि कोई मॉलिक्यूल ही नहीं था, और मॉलिक्यूल ही नहीं था तो प्रोडक्ट कैसे बना। ठीक है, इसका मतलब ज़ीरो वैल्यू मॉलिक्युलैरिटी की कभी भी नहीं हो सकती। चौथी बात क्या थी, जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है ना तो मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट। एक्सपेरिमेंटली, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे ही अज्यूम नहीं कर सकते कि ये इसका हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट ओनली। ठीक है ना, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। इट कैन बी कैलकुलेटेड, ये तो सिंपल हमने देख के ही बता दी थी कि आपने जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें देख लो क्या है। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स, बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स। देखो, या तो सिंपलेस्ट एलिमेंट्री की बात करें तो उसमें सीधा मॉलिक्यूल जोड़ दो, और नहीं तो अगर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो किसके मॉलिक्यूल जोड़ने हैं आपने, स्लोवेस्ट स्टेप के। स्लोवेस्ट स्टेप के मॉलिक्यूल्स को आप जोड़ दो तो वो क्या आ जाएगी, मॉलिक्युलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, फिफ्थ पे। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना वो जो होता है दोनों पे एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल to elementary and
कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोथ, दोनों पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हो, दोनों पे लागू होगा। लेकिन जब आप मोलिकुलैरिटी निकाल रहे होते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो एलिमेंट्री स्टेप चाहिए जो स्लोवेस्ट है। इसका मतलब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख के सिंपल नहीं बता सकते कि उसका जो मोलिकुलैरिटी है वो, इसका मतलब आप देख के नहीं बता पा रहे हो, देख के नहीं बता पा रहे, इसका मतलब इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए सिर्फ ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ जो मोलिकुलैरिटी होती है वो एप्लीकेबल होती है सिर्फ किस पर, एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शंस, एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। वो सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल होती है, एलिमेंट्री पर। अगर कॉम्प्लेक्स भी मिल जाता है तो भी वो उसको एलिमेंट्री में फर्दर स्टेप्स में अलग अलग करेगी और जो सबसे स्लोवेस्ट होगा उसको करेगी, ठीक है। लास्ट डिफरेंस पे आते हैं हम। लास्ट क्या लिखा है मैंने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े होंगे, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू कितना 3 तक ही पढ़ा है ना, तो 0 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3, लेकिन जो मोलिकुलैरिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है, कैन बी मोर देन 3। इसका मतलब मोलिकुलैरिटी 3 से ज़्यादा हो सकती है बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू क्लास। और ये सारा होमवर्क अपना नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे शाम 5 बजे से पहले भेज दें।